आज हम लोग जो है ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हेलो। यस मैम। यस मैम। ग्लोबलाइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, कोई बताएगा? वैश्वीकरण। हाँ, वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण, ठीक है, ये इसका हिंदी में इसका रूपांतर है। तो कोई बता सकता है ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण है क्या? व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? मैम, इंटरलिंकिंग बिटवीन डिफरेंट नेशंस। हाँ बिल्कुल सही, इंटरलिंकिंग बिटवीन डिफरेंट नेशन। या हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो पूरे विश्व भर में किसी वस्तु को फैलाना, ठीक है। तो वो वस्तु कौन कौन सी हो सकती है? जैसे कोई उत्पाद हो, आपका व्यापार हो, आपकी कोई तकनीकी हो, दर्शन हो, फिर आपका व्यवसाय हो सकता है, कारोबार हो सकता है, कंपनी, ठीक है, इन सब का वैश्वीकरण करना। तो ये कह सकते हैं कि जो भूमंडलीकरण है या वैश्वीकरण है, इसका शाब्दिक अर्थ है आप जो है किसी विचार को, क्रिया को या वस्तु को पूरे विश्व में अगर आप प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं तो वो भूमंडलीकरण कहलाएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग शाब्दिक अर्थ यही कह सकते हैं कि पूरे विश्व में प्रचारित एवं प्रसारित करना। क्या क्या प्रचारित और प्रसारित करना? अपने विचारों को, क्रियाओं को, वस्तु को, उत्पादों को, व्यापार को, दर्शन, आपकी टेक्नोलॉजी, आपका कारोबार, कंपनी, ठीक है। तो जो ये वैश्वीकरण होता है, इसमें जो है देश सीमा या समय सीमा के बिना बाजार में एक सफल आंतरिक संपर्क का निर्माण करता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कि जैसे विश्व भर में हम लोग देख रहे हैं कि मैकडोनाल्ड होटलों का विस्तार हुआ है कि नहीं हुआ है? हेलो। यस मैम, हुआ कई जगह है। हाँ बिल्कुल। जो मैकडोनाल्ड होटल है तो ये पूरे वर्ल्ड में ये फैला हुआ है। तो विश्व भर में जो मैकडोनाल्ड के होटलों का विस्तार है, ये सुनिश्चित करना बहुत ही कठिन है कि जो ग्लोबलाइजेशन है, ये जो हम लोग वैश्वीकरण कर रहे हैं, वो मानव के लिए लाभदायक है या हानिकारक है, ठीक है। पर हम वैश्वीकरण को पूरी तरह से हम लोग नजरअंदाज भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण के द्वारा ही हमें जो है पूरे विश्व भर के लोगों में हम लोग जो है उनके संपर्क में आ सके हैं और हमें ढेर सारे अवसर प्राप्त हो सके हैं उनसे जुड़ने के, ठीक है। तो इसमें जो है ग्लोबलाइजेशन जैसे कि लिखा हुआ है कि ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन एंड इंटीग्रेशन अमंग पीपल, कंपनीज एंड गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड। यानी कि पूरे देश में अगर हम किसी मतलब लोगों से संपर्क कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, या उनकी कंपनी का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, या वो कंपनी हमारे देश में आ गई है, तो ये एक तरह से वैश्वीकरण कहलाएगा। तो ये जो वैश्वीकरण है, जैसे कि आज से अगर हम लोग कुछ वर्षों तक इस शब्द का जो हम लोग प्रयोग सिर्फ व्यापार के क्षेत्र में करते थे, ठीक है, बिजनेस, ठीक है, इसके क्षेत्र में ही हम लोग वैश्वीकरण का प्रयोग करते थे। तब हम लोग जो वैश्वीकरण का अर्थ क्या निकालते थे कि हम लोग एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार से, ठीक है, इस हम लोग कहते थे कि हाँ ये हमारा जो देश है वो दूसरे देश के साथ व्यापार कर रहा है, तो यानी कि ये ग्लोबलाइजेशन हो गया। पर वर्तमान में जो है हम लोग इसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक हो गया है। तो वर्तमान में जैसे यातायात के साधनों और दूरसंचार जो आपकी प्रौद्योगिकी के विकास के कारण ये सभी देश एक दूसरे के अधिक निकट आ गए हैं और सब एक दूसरे के विकास से प्रभावित हो रहे हैं। तो अब ये हम लोग मान सकते हैं कि जो वैश्वीकरण है वो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हो रहा है, चाहे वो सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो,
राजनैतिक हो, वैज्ञानिक हो या तकनीकी। तो इन सारे क्षेत्रों में हम लोग जो है एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं ताकि हम अपना विकास कर सके। ठीक है, तो भूमंडलीकरण जो है एक प्रकार से हम लोग इस शब्द का अर्थ जो है समझ सकते हैं, अपने विचारों को, अपनी क्रियाओं को या कोई भी वस्तु है उसको पूरे विश्व में कैसे हम लोग प्रचारित और प्रसारित करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि बाय ग्लोबलाइजेशन देयर इज इंक्रीज इन फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, ट्रेड, नॉलेज, वैल्यूज एंड थॉट अक्रॉस द बॉर्डर। यानी कि पूरे संसार में वैश्वीकरण के द्वारा ही जो हमारी तकनीकी है, हमारी वित्त है, हमारा व्यापार है, हमारा ज्ञान है, हमारे जो मूल्य है, हमारे जो विचार है, वो दूसरे तक पहुंच सके हैं। इसके अलावा हम लोग ये कह सकते हैं कि कुछ समय पहले, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि फ्यू इयर्स अगो दिस टर्म वाज यूज्ड ओनली इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स। यानी कि जो आपके कॉमर्स के क्षेत्र में ही इसका हम लोग इस्तेमाल करते थे। अब हम लोग कॉर्सेस से पहले हम लोग कुछ परिभाषाएं हैं वो हम लोग देखते हैं, जैसे कि रूड लुब्बस। ठीक है, इन्होंने जो वैश्वीकरण के बारे में कहा है कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सीमा पार आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को स्थापित करने तथा इन्हें बनाए रखने में भौगोलिक दूरी को कोई महत्व नहीं दिया जाता। इसी तरह दूसरे जो हमारे शिक्षाविद हैं उन्होंने कहा है, एंथोनी गिडेंस नाम है, उन्होंने कहा है कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दूरी या समय को आप सीमित करने का ऐसा प्रयास है जिसमें संप्रेषण के माध्यम से तुरंत ही पूरे विश्व में एक साथ ज्ञान एवं संस्कृति का आदान प्रदान किया जा सकता है। तो जो भूमंडलीकरण को हम लोग जो है दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग इसकी नेचर या उसकी अर्थ का अगर हम लोग समझने की इसको कोशिश करें तो भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण को हम निम्न बातों से समझ सकते हैं। जैसे कि इसका उद्देश्य क्या होता है, संसार के सभी व्यक्तियों एवं समुदायों के बीच ज्ञान और संस्कृति का आदान प्रदान करना। ठीक है, तो एक उद्देश्य तो ये हो गया कि संसार के जितने भी व्यक्ति हैं या जितने भी कम्युनिटीज हैं उनके बीच में आप अपने नॉलेज और कल्चर को कैसे उसका आदान प्रदान करते हैं। दूसरा अर्थ हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत समय व दूरी संबंधी सभी प्रकार के अवरोध समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, इसमें जैसे हम लोग इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी हमारी हो गई है कि इसमें जो है समय और दूरी का कोई महत्व नहीं हो रह गया है। फिर इस प्रक्रिया को प्रभावी स्वरूप प्रदान करने में संप्रेषण प्रणाली यानी कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। ठीक है, इसके अलावा इस प्रक्रिया से विश्व के किसी भी कोने में उपस्थित व्यक्तियों एवं समुदायों के मध्य विभिन्न प्रकार के संबंध आसानी से स्थापित किए जा सकते हैं। कि यहाँ पे जो है आप कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी कम्युनिटी हो, चाहे वो किसी भी संसार के किसी भी कोने का व्यक्ति हो, उसके साथ आप आसानी से अपने संबंध स्थापित कर सकते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन हम लोग देखते हैं एजुकेशन के क्षेत्र में हो गया है, जैसे इंटरनेट आ गया है। ठीक है, कृषि के क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि ऐसे बहुत ढेर सारी हाइब्रिड हमारी फसलों की वैरायटीज आ गई है। फिर मेडिकल के क्षेत्र में भी हम लोग वैश्वीकरण देख रहे हैं कि नई नई मशीनें आ गई हैं। फिर आपका जो है डिफेंस और एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में भी हम लोग देख सकते हैं कि आपका आकाश, त्रिशूल, नाग ऐसे जैसे मिसाइल्स है। ठीक है, ये इसका निर्माण हो चुका है। फिर इसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी में भी हम देख सकते हैं कि जो एक्सपोर्ट ऑफ स्पेसशिप है
जिसमें कि हम 6th पावरफुल नेशन है भारत, ठीक है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि जो भूमंडलीकरण है वो सभी क्षेत्रों में देखा जा सकता है। तो हम लोग अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं कि जो भूमंडलीकरण है उसके कॉजेस क्या है, क्या कारण है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो भूमंडलीकरण है उसमें लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण है ना। तो इसमें क्या कर दिया गया है कि जो गवर्नमेंट है इन्होंने सारे बैरियर्स, जो भी आपके बाधाएं थी या जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे वो उसको खत्म कर दिया है। फिर इसके अलावा ग्रोथ ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, इसमें जो है मल्टीनेशनल कंपनीज को बढ़ावा दिया है जिससे कि हमारी जो कैपिटल मोबिलिटी है वो बढ़ चुकी है। फिर हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वो भी इंक्रीज हुआ है। और इंक्रीज इन टूरिज्म यानी कि पर्यटन के क्षेत्र में भी हम लोगों ने यहाँ पे बढ़ावा देखा है, ठीक है। फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो इन सारे चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है मदद करती है, ठीक है। अब मल्टीनेशनल कंपनीज में क्या होता है कि मल्टीनेशनल कंपनी इट इज अ कॉर्पोरेशन एंटरप्राइजेस दैट मैनेजेस प्रोडक्शन और डिलीवर सर्विसेज इन मोर देन वन कंट्री, ठीक है। एक से अधिक जो आपके देश है उसमें जो है अपने जो भी प्रोडक्शन है उसको जो या आपकी जो सर्विसेज है वो वहां पे उपलब्ध कराती है। फिर मल्टीनेशनल कंपनीज में जनरली हम लोग देखते हैं कि उसका एक हेडक्वार्टर होता है कंट्री में और उसके अलग अलग ऑफिसेज होते हैं अलग अलग कंट्रीज में। फॉर एग्जाम्पल आपका फोर्ड मोटर है, इज एन अमेरिकन कंपनी, one of the world's largest automobiles manufacturer with the production spread over 26 countries of the वर्ल्ड। यानी कि जो फोर्ड मोटर आप लोग गाड़ी देख रहे हैं उसकी जो हेडक्वार्टर अमेरिका में है और उन्होंने अपना जो व्यवसाय है वो 26 कंट्रीज में अपना फैला रखा है, ठीक है। इसके अलावा जो है इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय जो अर्थव्यवस्था की हम लोग बात करें तो एज अ कंज्यूमर इन टुडेज वर्ल्ड वी हैव वाइड चॉइसेस ऑफ गुड एंड सर्विसेज। यानी कि हम अगर हम लोग को उपभोक्ता है तो हम लोगों के पास ढेर सारे चॉइसेस हैं अपने सामान को, अपने सर्विसेज को चुनने के लिए। द लेटेस्ट मॉडल ऑफ डिजिटल कैमरास, मोबाइल फोन एंड टीवी सेट मे बी made by leading manufacturers of the world are within our reach। यानी कि जो हमारे पास जो लेटेस्ट मोबाइल है, आपके टीवी सेट्स हैं, अलग अलग जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है उसमें भी जो है हमारे पास चॉइसेस है कि हमें क्या चुनना है। फिर until the middle of 20th century India exported raw material and foodstuffs and imported finished goods, ठीक है। 20वीं सेंचुरी में जो है हमारा जो भारत देश है वो जो कच्चे सामग्री था, रॉ मटेरियल, उसको एक्सपोर्ट करता था, आपके खाद्य सामग्री को एक्सपोर्ट करता था, ठीक है। और इसके अलावा जो है व्यवसाय जो करना था वो हमारे देश का मुख्य काम था, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है, हाँ, इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन, भारत में जो है ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत कैसे हुई, इसमें हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि सबसे पहले श्रेय 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जो उस वक्त जो संघीय वित्त मंत्री थे उन्होंने वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया है या उसकी शुरुआत करने की परमिशन दी थी। तो 1990 से पहले जो है कुछ उत्पादों पे रोक था जैसे कि एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग और फूड एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, इस पे रोक था। पर 1991 में जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो है ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया है। इसके बाद जो है इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री एंड इट्स गोल इज टू एंटर द क्लास ऑफ डेवलप्ड कंट्री बाय द ईयर 2020। यानी कि हम लोग जैसे पहले ही जानते हैं कि जो हमारा देश है वो विकासशील देश है और उसका एकमात्र मकसद ये है कि वो 2020 तक विकसित क्षेत्रों के अंतर्गत आ सके। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है या भूमंडलीकरण से भारत में कृषि उत्पाद बढ़ा है और उसकी विदेशों में मांग भी बढ़ी है। इससे जो है हम लोग
औद्योगिक क्षेत्र में देख सकते हैं कि कंपटीशन भी बढ़ा है, और जब कंपटीशन किसी चीज में होगा तो उसकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी। ठीक है। और हम लोग जो कृषि का क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो हमारी जो कृषि के क्षेत्र में जो भी बढ़ोतरी हुई है उसकी विदेशों में भी मांग बढ़ी है, जिससे कि देश में हम लोग विदेशी मुद्रा में निरंतर वृद्धि कर रहे हैं। फिर आपका परमाणु एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के आयात करने से देश संसार का छठी महाशक्ति बन गया है। कुल मिलाकर देश हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। यहाँ तक कि जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर कलाम के अनुसार हमारा देश जो है 2020 से पहले विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है। जैसे कि हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है, एग्रीकल्चर के अलावा जो है ऐसे बहुत उसके दुष्परिणाम भी हो रहे हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि आपके स्वास्थ्य के लिए कुछ हानिकारक पदार्थ है, जैसे शराब है, बियर है, कोका कोला है, पेप्सी है। ठीक है। इसके उत्पादन में छूट देके हम भारत में जो है नई नई बीमारियों को हम लोग निमंत्रण दे रहे हैं। अब हम ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया की बात करते हैं। भारत में शिक्षा का भूमंडलीकरण, यानी कि किस तरह से जो है शिक्षा जो है हमारे भूमंडलीकरण को प्रभावित कर रही है। तो शिक्षा के भूमंडलीकरण से हम लोग ये समझ सकते हैं कि केवल संसार के विभिन्न देशों में एक दूसरे के शैक्षिक विचारों के आदान प्रदान और एक दूसरे देश में जाकर शिक्षा प्राप्त करने से ही नहीं होता है, बल्कि शिक्षा में भूमंडलीकरण का मतलब हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि एक दूसरे देश में अपने शैक्षिक संस्थानों को भी हम लोग स्थापित करें। तो वर्तमान में हमारे देश में ऐसी अनेक शिक्षा संस्थाएं हैं जो कि विदेशी शिक्षा संस्थाओं से मान्यता प्राप्त और संबद्ध है। उन्हीं के हम लोग पाठ्यक्रम पढ़ते हैं और वे ही इनमें पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं की परीक्षा लेते हैं और वे ही उन लोगों को सर्टिफिकेट्स एंड डिग्रीज भी प्रोवाइड करते हैं। और ये जो सर्टिफिकेट और डिग्री जो मिले हैं वो हमारे देश में मान्य हैं। दूसरी ओर हमारे देश के भी ऐसी अनेक संस्थाएं हैं, शिक्षा संस्थानों से मान्यता प्राप्त एवं संबद्ध शिक्षण संस्थाएं दूसरे देश में चल रही हैं और उनके प्रमाण पत्र एवं उपाधियां वहां पे भी मान्य हैं। जैसे कि इंदिरा गांधी आपका नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू है ना, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है इसके सेंटर्स जो है देश में स्थापित किए जा सके हैं। इसके अलावा कुछ वर्षों पहले ये भी प्रकाश में आया था कि भारत में ऐसे कई विदेशी विश्वविद्यालय यहाँ पे चल रहे हैं या उन्होंने अपने यहाँ पे सेंटर्स खोल रखे हैं जिनका उनके खुद के ही देश में मान्यता नहीं है। ठीक है। और ये जो यहाँ पे सेंटर्स इन लोगों ने खोल रखे हैं वो छात्र और जो छात्राएं यहाँ पे पढ़ रही हैं उनसे बहुत ही मोटी धनराशि वो लोग वसूल कर रहे हैं। तो इस पर जो है उस समय जो तत्कालिक केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री थे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, तो इन्होंने इस पे कंट्रोल करने की बात कही थी। तो इसके बाद जो है भारत सरकार ने जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 50% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि इससे जो है जो भी आपके विदेशी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के लिए भारत में सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी में अपने परिसर खोलने के मार्ग जो है वो प्रशस्त हो गए हैं। इस निर्णय के पीछे सरकार का क्या दलील है कि सरकार ये कहती है कि जैसे भारत में हर साल लगभग 1,30,000 छात्र और छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर यानी विदेशों में चले जाते हैं, वहां की यूनिवर्सिटीज में वो लोग एडमिशन लेते हैं और वर्तमान में विदेश में पढ़ने वाले जो हमारे भारतीय छात्र और छात्राओं की जो संख्या है वो 1,30,000 है और उन पर लगभग जो है $4 अरब हर साल खर्च करने होते हैं।
तो भारत में उन विश्वविद्यालयों के परिसर स्थापित होने से भारत से विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या में कमी आएगी और वहां इन्हें जो प्रतिवर्ष व्यय करना होता है उसमें भी कमी आएगी। एक लाभ ये भी होगा कि जो छात्र छात्राएं किसी कारण विदेश में जाकर इन विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वे भी अब शिक्षा भारत में ही प्राप्त कर सकेंगे। परंतु जो ये दलील जो है वो पूरी तरह से हम लोगों को समझ में नहीं आई है। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो भारत में जो है अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो 50% FDI जो है हायर एजुकेशन यानी कि जो फॉरेन डायरेक्ट टैक्स इन्वेस्टमेंट है, जो कि 1991 में जो है मनमोहन सिंह ने ही इसकी शुरुआत की थी। तो 50% जो है हायर एजुकेशन में खर्च करने की इन्होंने बात की है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो भूमंडलीकरण है, जो वैश्वीकरण हो रहा है, उसके कुछ खामियां भी हैं और कुछ उसमें फायदे भी हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो आपका एडवांटेजेस है ग्लोबलाइजेशन में, उसमें सबसे पहले देख रहे हैं कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज विल इंट्रोड्यूस न्यू कोर्सेज, यूथ ऑफ इंडिया विल बी बेनिफिटेड। जो आपकी विदेशी जो विश्वविद्यालय हैं वो नए नए पाठ्यक्रम जो है भारत में लेकर आएंगी, जिससे कि भारत के जो युवा है उससे लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा दूसरा फायदा ये है कि एंट्री ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी इन इंडिया विल स्टार्ट अ कंपटीशन विद द इंडियन इंस्टीट्यूशन। अगर मान लो कोई विदेशी विश्वविद्यालय अगर यहाँ पे स्थापित होता है तो उससे जो है जो भारतीय विश्वविद्यालय पहले से ही इंडियन इंस्टीट्यूशन जो पहले से यहाँ खुले हुए हैं उसमें एक प्रतिस्पर्धा की भावना जागेगी। तो वो इंडियन जो इंस्टीट्यूशन है वो अपने आप को और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि द थॉट्स एंड द अचीवमेंट्स इन द एजुकेशनल फील्ड विल बेनिफिट ईच अदर। यानी कि जो थॉट्स हैं यानी विचार है या जो उपलब्धि है, जो शैक्षिक क्षेत्रों में जो भी विचारों की या आपकी जो उपलब्धि है वो एक दूसरे को फायदा पहुंचाएगी। और इट विल हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। यानी कि ये जो है आपकी संस्कृति है, आपकी जो सिविलाइजेशन है उसको एक दूसरे में एक्सचेंज करने में मदद करेगी। फिर कल्चरल टॉलरेंस will be cultivated in all countries and it will enhance international goodwill। यानी कि जो आपके सांस्कृतिक जो आपका टॉलरेंस है वो सभी जो कंट्रीज है वो उसमें कल्टीवेट हो जाएगा और जिससे कि हमें सभी को फायदा होगा। ठीक है, तो इसका इन शॉर्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि जो शिक्षा के भूमंडलीकरण के जो गुण हैं इसमें तो ये हम लोग देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना बढ़ेगी। इसके बाद जो है सभी देशों में सांस्कृतिक सहिष्णुता का विकास होगा। इसके अलावा भारत में विदेशी विश्वविद्यालय नए नए पाठ्यक्रम लाएंगे तो भारत के लोग उससे लाभान्वित होंगे। फिर भारत में विदेशी पाठ्यक्रमों में प्रवेश से जो देशी विदेशी विश्वविद्यालयों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन जो चल रही है इससे जो है यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज हैं उसकी गुणवत्ता में सुधार होगा। ठीक है, इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम लोग या भारत जो है और भी आगे बढ़ेगा और तेजी से बढ़ेगा। तो शिक्षा के भूमंडलीकरण से जो विदेशी शैक्षिक संस्थाएं हमारे देश में आएंगी, हमारे देश की शैक्षिक संस्थाएं अगर दूसरे देश में जाएंगी तो इससे ये फायदा होगा कि हम लोग एक दूसरे की सभ्यता और संस्कृति से परिचित हो सकेंगे। ठीक है, ये तो इसके कुछ फायदे हुए। अब हम लोग देखते हैं कि जो डिसएडवांटेजेस हैं यानी कि जो आपके वैश्वीकरण के कुछ इसमें दोष भी हैं, जैसे कि आवर स्पिरिचुअलिटी ओरिएंटेड कल्चर इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय मटेरियलिस्टिक कल्चर। यानी कि जो हमारी स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक जो हमारी संस्कृति है वो भौतिक जो आपकी संस्कृति है उससे रिप्लेस हो जाएगी। इसके अलावा ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ
foreign political parties on our native political policies, we are marching towards privatization. हम लोग जो है निजीकरण की क्षेत्र में अग्रसर हो जाएंगे, ठीक है। फिर कंजम्पशन ऑफ नेटिव गुड्स हैज फॉलन डे बाय डे, यानी कि हमारा जो हम लोग अपने स्वदेशी जो चीजों का जो है कम से कम हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि वो गिर जाएगा, क्योंकि विदेशी में हम लोग देख रहे हैं आजकल हम लोग जो फास्ट फूड के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। जो हमारा देशी जो खान पान है उसकी व्यवस्था उसको हम लोग भूलते जा रहे हैं, तो इसके चक्कर में हम लोग और बीमारियों को भी दावत दे रहे हैं। गिविंग कंसेशन टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स लाइक वाइन, बियर, सॉफ्ट ड्रिंक एंड जंक फूड इज गिविंग इन्विटेशन टू मेनी डिजीज, यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि जो आपके फास्ट फूड है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ठीक है, इसको हम लोग जो है इन्विटेशन दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, और जिससे जो है मतलब उसमें कंसेशन दे रहे हैं, जिससे जो है हम कई बीमारियों को निमंत्रण दे रहे हैं। इसके अलावा हम लोग ये देख सकते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि में हम लोग अगर भारत की बात करें तो ये संसार का ऐसा मतलब संसार का दूसरा बड़ा देश है। यहाँ किसी भी देश से एक के बदले 10 शिक्षाएं आएंगी। परिणाम यह होगा कि यहाँ बहुत अधिक पैसा पैदा करेंगी, ठीक है। मतलब जो विदेशी संस्थाएं आएंगी वो जो है अपने को रिच करती जाएंगी अगर वो अपने यहाँ पे इंस्टीट्यूट खोलते हैं। फिर इसके अलावा हम लोग इसका एक ड्रॉबैक ये भी देख सकते हैं या डीमेरिट ये भी देख सकते हैं कि भूमंडलीकरण से जो हमारे भारतीय उद्योग हैं, ठीक है, इस पे भी बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। फिर जो उद्योग पहले से ही चल रहे हैं वो बंद होने की स्थिति में आ जाएंगे। जब बंद हो जाएंगे तो बेरोजगारी फैलेगी, ठीक है। और जो मल्टीनेशनल कंपनी जो विदेशों की हमारी यहाँ पे आ रही हैं वो हमारा शोषण करेंगी। इसके अलावा एक देश से दूसरे देश के बीच यातायात के साधनों द्वारा हमें घातक बीमारी और छूत की बीमारी होने का भी जोखिम बढ़ गया। हम लोग जैसे अभी कोरोना ही देख रहे हैं कि जो है बाहर से ही आया, वो कैसे आया है, वो यातायात के साधन के द्वारा ही तो आया है, ठीक है। तो ऐसे ढेर सारी बीमारी है जो कि हम विदेशों से यहाँ अपने देश में लेकर आ जाएंगे। इसके अलावा हम लोग ये कह सकते हैं कि पॉल्यूशन है ना, पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, फिर डिफॉरेस्टेशन होगा, क्योंकि अगर कंपनी स्थापित करनी है तो उस कंपनी को लगाने के लिए आपको पेड़ पौधे जो है वो काटने पड़ेंगे। इसके अलावा जो ये शैक्षिक संस्थाएं यहाँ पर आएंगी वो अपने साथ साथ जो है नए पाठ्यक्रम भी लाएंगी, और इसका परिणाम यह होगा कि हमें उनके लिए पाठ्य पुस्तकों का आयात करना पड़ेगा, जो कि आर्थिक दृष्टि से घाटे का सौदा होगा। तो कुल मिलाकर विदेशी शिक्षण संस्थाएं यहाँ की स्ववित्त पोषित शिक्षण संस्थाओं से भी अधिक महंगी होगी, ठीक है। अगर कोई फॉरेन अगर आपका इंस्टीट्यूट यहाँ खुल जा रहा है तो यहाँ की इंडियन के जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस या स्कूल जो भी चल रहे हैं, प्राइवेट स्कूल जो चल रहे हैं, कॉलेजेस जो चल रहे हैं, वो जो है महंगी, मतलब वो विदेशी शिक्षण संस्थाएं अधिक महंगी होगी। फिर अधिक महंगी होने के बाद भी लोग इनकी ओर आकर्षित होंगे और देश में जो है आपके अलग अलग ग्रुप बन जाएंगे, ठीक है। फिर ये जो विदेशी शिक्षण संस्थाएं जो भी यहाँ पे खोली जाएंगी वो अपने साथ अपनी संस्कृति भी लाएंगी, फिर जिससे कि हमारे जो देश में जो पाश्चात्य संस्कृति है उस पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा कुछ ही वर्षों में ये जो विदेशी संस्थाएं ये हमारा बौद्धिक नेतृत्व करने लगेंगी और हमारे जो भी अस्मिता है उसको खतरे में डाल देंगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो है प्रतियोगिता जो है बढ़ेगी, फिर अपराध इसकी भी बढ़ोतरी होगी, फिर राष्ट्र विरोधी जो गतिविधियां हैं उसकी भी बढ़ोतरी होगी, फिर आतंकवाद को भी बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग भूमंडलीकरण की बात कर रहे हैं तो इसमें कुछ सावधानियां या ऐसे कुछ सुझाव है जिससे अगर हम लोग इन सुझावों को माने तो हम इसका अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि पहला सुझाव तो ये है कि जो हमारा देश है, जो हमारा भारत देश है, उनमें उन्हीं देशों की शिक्षा संस्थाओं को आने की अनुमति दी जाए
जो देश भारत की शैक्षिक संस्थाओं को अपने देश में आने की अनुमति प्रदान करे। यानी कि अगर हमारा भारत देश कोई विदेशी शिक्षा संस्था यहाँ पे खोलना चाह रहा है, तो वो जो विदेशी शिक्षा संस्था है कोई भी पर्टिकुलर कंट्री को, मान लो जैसे आपका कोई भी देश हो, तो उस देश में भी वो परमिशन दे कि हम लोग भी जो है वहां पे अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। ठीक है, तो भारत में दूसरी बात तो ये है कि भारत में उन्हीं विदेशी शिक्षा संस्थाओं को आने की अनुमति दी जाए जिन्हें अपने देश में मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, तो अगर उनके देश में उनको अगर मान्यता प्राप्त है, तो अगर वो यहाँ पे खोलेंगे तभी वो फायदेमंद होगी। कई बार ऐसा होता है कि उनका अपने देश में मान्यता प्राप्त नहीं होता है, पर वो जो है भारत में आके अपने इंस्टीट्यूट खोल देते हैं, तो ये इसकी फिर डिग्री जो मिलती है वो वैलिड नहीं होती है। इसके अलावा साथ ये भी आवश्यक है कि अपने देश से भी केवल मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं को ही विदेशों में अपना परिसर स्थापित करने की अनुमति दी जाए। फिर और जो आदान प्रदान की शर्तें हैं वो एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, कोई हमारे कंट्री में अगर अपनी शिक्षा संस्था खोल रहा है तो हम उसके कंट्री में भी जाकर शिक्षा संस्था खोल सकते हैं। ठीक है, फिर विदेश में जो भी शिक्षा संस्थाएं हैं अगर वो भारत में आ रही है, तो सबसे पहले जितने भी वहाँ के जो गवर्नमेंट सरकारी मान्यता प्राप्त जो भारतीय विश्वविद्यालय से साझेदारी पहले उसको स्थापित करनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जितने भी विदेशी शिक्षा संस्थाओं में वे सारे नियम लागू हो जो कि भारतीय शिक्षा संस्थाओं पर लागू हो। तो इन विदेशी शिक्षाओं को जो भी संस्थान यहाँ पे खोले जा रहे हैं उनके नियंत्रण, उन पर नजर रखने के लिए या उन पर नियंत्रण रखने के लिए यूजीसी जैसे एक कंट्रोल संस्था का स्थापना किया जाए। ठीक है, तो ये हम लोग देख रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन से इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज, इक्वालिटी इन इक्वालिटी को दूर कर सकते, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हो रहा है, फिर आपके फूड एंड टेक्नोलॉजी, ट्रेड वर्सेस एड, ठीक है, ब्रांड्स, एक्सप्लॉटेशन भी होता है, फिर ग्रोथ होता है, फिर ये सारा कुछ जो है ग्लोबलाइजेशन से है। तो ये हम लोग इस संदर्भ में हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर औद्योगिक क्षेत्र को ही लिया जाए तो जो है औद्योगिक संस्थान जितने भी हमारे देश में है या जो विदेशी औद्योगिक संस्थान में हम लोग देख रहे हैं कि कंपटीशन बढ़ा है। जब कंपटीशन अगर बढ़ेगा तो उसकी क्वालिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, और उसकी जो है विदेशी उत्पादन की मांग भी हम लोग देख रहे हैं वो भी बढ़ी है, और कुल मिलाकर इससे हम जो है हमें लाभ कम और हानि अधिक हो रही है। तो ये कह सकते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन जो है हम हर क्षेत्र में देख रहे हैं, ठीक है, वो हमारे मध्य जो है कंपटीशन की भावना विकसित कर रही है। ये कुल मिला के ग्लोबलाइजेशन जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी हो रहा है, जिसमें कि जो वर्तमान जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन है ना, निजीकरण से सेल्फ फाइनेंस संस्थाएं खोली जा रही है। ठीक है, और जो सेल्फ फाइनेंस जो कॉलेजेस और ये सब खोले गए हैं उसमें जो है फीस जो है अधिक से अधिक ली जा रही है, जिससे कि जो विद्यार्थी हैं उनका भी शोषण हो रहा है। तो ये जो है आपका ग्लोबलाइजेशन हम लोगों ने पूरा देख लिया।